जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग का मैराथन का पहला क्लास रहेगा। हम लोग ईजीटीए का जो 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस साल जो ईजीटीए है उसको उस हिसाब से चैलेंज लेकर जिस हिसाब से अभी एग्ज़ाम आपका हुआ था, अभी जो रिसेंट हुआ था उस एग्ज़ाम को हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। थोड़ा लेट हुआ लेकिन मैराथन स्टार्ट करने में, लेकिन एनालिसिस करके हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पेपर को मॉडरेट लेवल पे बनाया जाए, अच्छे लेवल पे बनाया जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या न हो इस बार पेपर देने में। ठीक है, कोशिश पूरी तरह से रहेगी कि पेपर पहले धीरे धीरे टफ हो, उसके बाद और टफ हो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करते जाएंगे। हर एक ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, समझते जाएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप दो काम करें। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैराथन हमेशा पाते रहें, और दूसरी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। क्यों टेलीग्राम को ज्वाइन करें? देखिए, टेलीग्राम पे आप लोग को बहुत कुछ कराया जा रहा है। सुबह करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, उसके बाद क्यूज कराए जा रहे हैं, फिर क्यूज कराए जा रहे हैं, फिर क्यूज कराए जा रहे हैं। सुबह करंट अफेयर्स कराया जाता है डेली आपको। उसके बाद देखिए जो क्यूज कराया जाता है वो आपका पूरा सब्जेक्ट हिसाब से कराया जाता है। उसके बाद फिर 2 बजे क्यूज कराया जाता है नेमरा सुंडा की बुक का। फिर उसके बाद शाम को क्यूज कराया जाता है अरुण कात्यायन सर की बुक का। आप समझ रहे हो कितना कुछ वहाँ कराया जा रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि धान की एसआरआई विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बीज दर 5 से 6 किग्रा पर हेक्टेयर होती है। एक मिनट रुकिए तो। हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसआरआई विधि के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यह समझिए कि एसआरआई विधि का होता क्या है। देखिए, यह इसलिए किया जाता है जहाँ पर विधि से पानी की बचत की जाए। ठीक है, इसलिए खेत को लगातार पानी भर कर नहीं रखा जाता है, बल्कि केवल नमी बनाया जाता है एसआरआई विधि में। और इसे एक तरह से कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट वेटिंग एंड डाइंग। ओके, इसमें बीज दर कम लगती है और पौधा जो है 8 से 12 दिन में तैयार हो जाता है। ये एक नर्सरी की विधि है। एसआरआई क्या है? एक नर्सरी की विधि है। एक बात समझिए, इस बार जो पेपर आया था वो कंसेप्चुअल आया था, तो ये मत समझिए कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन देखिए आंसर मारे, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हम समझाते जाएंगे, आपको डिफिनेशन समझाते जाएंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चन घुमा के भी आए तो गलती ना हो। तो क्या कह रहा है एसआरआई विधि में, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? इसमें बीज दर 5 से 6 हेक्टेयर होती है, बिल्कुल सही है। इसमें 8 से 12 दिन में पौधे के पक के लिए तैयार की जाती है, ये सही है। ठीक है, इसे पानी लगातार भर रखते हैं, जैसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता तो गलत है। यानी ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन 1 और 2 सही है, ए होगा। ठीक है, आप लोग अपना एक नोटबुक बना लीजिए, अपना देखते जाइए कि आपका कितना सही कितना गलत है। निगेटिव मार्किंग में अपना करते जाइएगा, इससे एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चना, सरसों, मटर, अलसी। इधर किस्म रखा हुआ है, वैरायटी है पूसा बोल, अवरोधी, अरपड़ा, गरिमा। ठीक है, मिलाइए। देखिए, मिलाने का एक तरीका होता है कि आप कोई एक ऐसा पकड़िए जो थोड़ा सा आपको टिकली समझ में आ जाए। जैसे कैसे समझ में आ जाएगा? जैसे चना, चना का सब लोग जानते हैं कि अवरोधी किस्म होती है। यह क्या होता है? उकठा रोग, जो चना में उकठा रोग लगता है उसके लिए फेमस है। तो ए का दूसरा होगा, देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी सबको खत्म करिए। दूसरा कह रहा है बी का, इसमें पहला और इसमें बी का चौथा। तो देखिए बी का क्या कह रहा है? सरसों। सरसों क्या होगा आपका? पूसा बोल। ठीक है, क्या होगा? पूसा बोल। पूसा बोल बहुत फेमस किस्म है। ठीक है, तो सरसों क्या होगा? पूसा बोल होगा, लगा लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हुआ आपका? ए हो गया। और तीसरा क्या आपका है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है? मटर। मटर का देखिए अरपड़ा है। अरपड़ा कैसी है? यह पत्ती रहित किस्म है, ध्यान रखिएगा। अरपड़ा कैसी है? पत्ती रहित किस्म है। और अलसी का क्या है? गरिमा है। चलिए आगे समझते हैं। पेन शायद थोड़ा मोटा कर लेते हैं ना, कम दिख रहा है। चलिए अगला है, गन्ने में अर्धशाली मुख्य रूप से भारत में किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसकी अवधि क्या होती है? चलिए पेन अब सही है, ठीक है। तो देखिए गन्ने का अर्धशाली जो होता है, अर्धशाली का मतलब होता है 18 महीने का। ठीक है, अर्ध 18 महीना, 12 + 6, 18 महीने का। ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ अर्धशाली है? यह है दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उस तरफ बहुत तेज बुआई थी। देखिए ये क्या होता है अर्धशाली वन था, बताता हूँ आपको। इसका बुआई मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में होता है। जुलाई अगस्त में इसकी बुआई की जाती है। क्वेश्चन पूछता है कब बुआई होती है, तो जुलाई अगस्त में की जाती है। यह फसल 18 महीने में तैयार हो जाता है। इसका जो उपज है समान एक साली गन्ने से अधिक होता है। जो एक साली गन्ना होता है उससे इसका उपज थोड़ा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है करनाल बंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। करनाल बंट जो होता है रोग की, जिसे गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है, लक्षण मुख्य रूप से क्या दिखाई देता है? इसका लक्षण जो है मुख्य रूप से क्या दिखाई देता है? देखिए कुछ ऑप्शन थोड़ा सा एडिटिंग करते समय ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बुआई के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना। क्या कह रहा है? बुआई के तुरंत बाद पत्तियों पर
और दूसरा, तरुण के सड़न पर बालियों के दानों के स्थान काले चूड़ा बन जाते हैं और सड़ी मछली जैसी गंध आती है जड़ों में गांठ बनने में। तो करनाल बंट आप कैसे पहचानोगे? करनाल बंट को गेहूं कैंसर क्यों कहते हैं? गेहूं को पूर्ण रूप से खत्म करता है। तो थोड़ा समझ लो, करनाल बंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिल्टेटिया इंडिका। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिल्टेटिया इंडिका। ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिल्टेटिया इंडिका बोलते हैं। इसे गेहूं कैंसर भी कहते हैं। ये देखो, दाने के अंदर क्या होता है? काला पाउडर, जिसे टीलियोस्पोर बन जाता है। ठीक है, काला पाउडर कैसा बन जाता है? टीलियोस्पोर बन जाता है। और थाई मेथाइल एमीन के कारण उसमें जो मछली जैसी ना सड़न आती है, जैसे मछली महकती नहीं उस तरह से गंध आती है। ध्यान रखना। इसके और एक और कुछ जान लो, रस्ट या झुलसा रोग के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तने में जो फूट रोट का लक्षण हो सकते हैं, जड़ों में गांठ निमोटेट के कारण भी होती है। लेकिन जो मेन होता है, मेन करनाल बंट में जो होता है वह हमने बता दिया, काला चूड़ हो जाता है टीलियोस्पोर के कारण। मछली जैसी गंध क्यों आती है? ट्राईमेथाइल एमाइन के कारण। थोड़ा सा स्पीड आप चाहे बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि आपको डिटेल में समझाते जाऊँ, ताकि और पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी आए तो भी आ जाए। हम लोग देखिए एग्जाम होने से पहले 50 से ज़्यादा मैराथन करेंगे। टारगेट बहुत बड़ा लेके चल रहा हूँ। हमारी टीम पीपीटी बनाने में तैयार है, ताकि उनको क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाए। एजीटीए होने से पहले हम 50 से ज़्यादा मैराथन कराने का प्लान कर रहे हैं। ये पहला भी मैराथन है। तो आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आप छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग को एक थोड़ा सिंपैथी मिलता है कि हम लोग भी काम अच्छा कर रहे हैं। और कमेंट करके जो भी पूछना पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे। डेली के डेली आप मान के चलो 50 क्विज मिलता है, और संडे को 100 क्विज मिलता है टेस्ट के रूप में। चलो अगला समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार मिमिरकी वीट का उदाहरण है जो धान की फसल में बिल्कुल धान जैसा दिखता है? आप सब लोग किसान के बच्चे होंगे जहाँ तक हमको उम्मीद है। तो आप सब ने एक चीज़ तो देखा होगा कि धान की फसल में लोग कहता नहीं है कि धान जैसा होता है, कुछ लोग कई कई नामों से जानते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? फाइलेरिस माइनर, दूसरा इकाइनोक्लोरा क्रसगिली, चिनोपेडम एल्बम, साइप्रस ओटेंडस। चलो क्या बोलते हैं, एक मिनट सोचो। तो इसे बोलते हैं इकाइनोक्लोआ क्रसगिली बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लो। इसे बार्नयार्ड घास भी कहते हैं, इसे हम सामा भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम सामा भी कहते हैं। गाँव गाँव में से हम लोग सामा भी कहते हैं। यह वानस्पतिक रूप से, मतलब इसका जो बाहरी आकर्षण रूप होता है, यह कैसा होता है? यह धान जैसा ही दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम लोग नकलची खरपतवार कहते हैं धान का। सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे गेहूं में गेहूं का मम्मा होता है, तो सबका अलग अलग होता है। ये धान का जो होता है उसे हम लोग सामा बोलते हैं, हिंदी में है। इंग्लिश में पूछेगा तो इसको मिमिरकी वीट बोलते हैं, इकाइनोक्लोआ कसगिली, और इंग्लिश में बार्नयार्ड ग्रास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरहर की फसल में जड़ भराव के प्रति अति संवेदनशील होता है। ठीक है, कथन कारण क्या पूछ रहा है? जड़ भराव की स्थिति में जड़ों में श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है, जिससे उकठा रोग प्रकोप बढ़ जाता है। चलो अब ये मुझे बताओ कि इसका जो कथन और जो जल ये यहाँ से बी होगा, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो ए और आर दोनों सही है, कथन और रीजन जो है, कथन कारण ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक से व्याख्या नहीं करता है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार पहले पढ़ लो, फिर मैं बताऊँ। चलो, तो इसका जो पहला वो सही है, पढ़ लियोगे। देखो क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा यह तुम्हारा अरहर है, कजाकस खजाना बोलते हैं ना इसको। तो जब इसमें पानी भर जाता है ना, तो ऑक्सीजन जो होता है वो नीचे नहीं जा पाता है। अच्छा, धान की खेतों में क्या होता है कि धान की खेतों में जो ऑक्सीजन होता है उसके पत्तियों से जाता है। इसमें एक अलग प्रकार की टिश्यू पाई जाती है, इकाइनोक्लोरा बोलते हैं। उसमें उस टिश्यू की वजह से धान की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, इसलिए धान जो है पानी में सड़ता नहीं है, धान पानी में जी पाता है। लेकिन जब तुम अरहर की खेत में पानी भर दोगे तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन अगर जब नहीं जा पाएगा तो इसका जो जड़ है वो कमजोर हो जाएगा, और जो फफूद होते हैं, जो फिजूरियम फफूद होते हैं, फंगस होते हैं, वो इस पर बहुत तेज हमला कर देंगे, जिससे उकठा रुक जाता है, यानी उखट जाता है। अब इतना तो गांव की भाषा में जानते हो ना, उकठना, उखट जाता है। सीड सर्टिफिकेशन के दौरान आधार बीज के थैले में किस रंग का टैग लगाया जाता है? यह तो सिंपल सा बात है, आधार बीज जो होता है उसमें सफ़ेद लगता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी का भी याद रखना। ब्रीडर जो होता है, प्रजनक जो बीज होता है, उसमें क्या होता है? गोल्डन येलो होता है। ठीक है, और आपका जो सर्टिफाइड होता है उसमें ब्लू लगता है। और जो ट्रूथफुली सीट होता है, यानी सत्यापित जो किसान करते हैं, उसका क्या होता है? ओपल ग्रीन होता है। ये चारों याद रखना। मेन पूछता है ये आपका सीट सर्टिफिकेशन के दौरान आधार सीट का क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये बार बार पूछा हुआ है।
गोल्डन देखो सबसे महंगा गोल्ड होता है ना, उसके सबसे महंगा बीडर सीड होता है। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लेना। फलों में एकांतर फलन की समस्या मुख्य रूप से किस फसल में पाई जाती है, इसे नियंत्रित कैसे करें? चलो बताओ। तो देखो फलों में जो मुख्य रूप से एकांतर समस्या होती है वो होती है आम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? आम में होता है। तो इसकी समस्या एकांतर समझते हो ना, जैसे इस साल आम आपके पेड़ में फरा, अगले साल नहीं फरा और फिर उसके अगले साल फरा, इसे एकांतर कहते हैं, इसे अल्टरनेट बियरिंग बोलते हैं। और एक और डाटा याद रखना, अगर सबसे पूछे सबसे ज़्यादा फलों में एरिया किसका है तो उसका मैंगो का है। अब पूछे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है तो बनाना का है। ये थोड़ा डाटा याद रखना, ठीक है। बाकी ये क्यों है इसके बारे में क्लासेस पड़ी हुई हैं, जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे अपने चैनल, हम लोग चैनल पे। देखिए आम में जो बताया हमने क्या होता है, पेक्लोब्यूटाजोल। ये पेक्लोब्यूटाजोल क्या करता है, आम का जो हर साल फल नहीं आता है तो उसको वो समाप्त करता है, ठीक है। तो इसको नियमित करने के लिए बाजार में इसे कल्टर के नाम से बोलते हैं, कुछ और नाम से बोलते हैं, कल्टर नाम से ज़्यादा फेमस होता है। तो पेक्लोब्यूटाजोल का यूज करते हैं कि इसका जो अल्टरनेट बियरिंग है वो खत्म हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, फसल चक्र की सघनता कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लोग डाउट में थोड़ा थोड़ा गलती करता है। तो कैसे होता है, फसलों की संख्या, ठीक है, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष गुणित 100 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला, ठीक है, पहला वाला सही है। ये तो सिंपल था, सब लगा लिए होंगे जहाँ तक हमको उम्मीद लगता है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन जैसे किस सब्जी की फसल को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? समझो समझो समझो, बताओ। निम्न से किस सब्जी की फसल को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? देखो इसमें तो देखो सब के सब सब्जियां हैं, ठीक है। आलू भी है, शकरकंद भी है, दालें भी हैं, सब्जियां भी हैं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन, अगर सब्जी पूछा जरूर है, लेकिन इसका क्वेश्चन समझना थोड़ा अलग से। इसमें सब्जियां ऑप्शन होगा, समझे? क्यों होगा? क्योंकि देखो जो सब्जियां होती हैं ना, वो तुम मतलब उसमें तुमको विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। जैसे सब्जियां खाने से लोग कहता नहीं, हरा पत्ता खाओगे तो तुम्हारे से आयरन बढ़ेगा, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सब्जी में होता है, इसलिए आलू को जो टिक किए होंगे थोड़ा गलत है, क्योंकि सिर्फ आपने एक को टिक कर दिया, गलत है। आपको सब्जी जो ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर आप सबको टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समांतर फसल को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, पढ़िए ध्यान से। एकांतर फसल, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ऐसी दो फसलें जिनकी वृद्धि प्रकृति के रूप से भिन्न हो, बट इनके बीच में प्रतिस्पर्धा क्या हो, जीरो हो। प्रतिस्पर्धा क्या हो, जीरो। ये चीज़ याद रखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और इसी वजह से पैरेलल क्रॉपिंग से भिन्न होता है, ठीक है। उम्मीद समझ गए होंगे। जैसे जो समांतर फसलें होती हैं, जो पैरेलल क्रॉपिंग होती है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गन्ना के साथ आलू लगा दो, उड़द मूंग के साथ मक्का लगा दो, तो दोनों अपनी अलग अलग ऊंचाई और समय पर बढ़ती हैं। इसे संसाधनों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। आलू की डोरमेंसी तोड़ने के लिए व्यावसायिक रूप से किस रसायन का प्रयोग करते हैं? आलू डोरमेंसी समझते हो ना, जैसे आपने इस साल आलू खेत से लाया, आप उसे स्टोर में रख दिया, अगले साल आलू जब लगाने जाते हो तब भी आलू तो अगर सो रहा है, यानी वो जमने लायक नहीं है, तो उस पर हम लोग क्या यूज करते हैं ताकि इसमें से स्प्राउट होना शुरू हो जाए और इसको हम लोग बोएंगे तो तुरंत आलू पैदा हो जाए? क्या यूज करते हैं इसके लिए? हम क्या यूज करते हैं? थायोरिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कितना एरिया थायोरिया कितना यूज करते हैं? 1%, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थायोरिया 1% यूज करते हैं इसका डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। सूरजमुखी के तेल की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहेगा आप लोग के लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सूरजमुखी का जो तेल होता है, ठीक है, उसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है लगभग 68%। कितना पाया जाता है? 68%। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यह जो होता है ये हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है, जो हृदय रोग होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए लोग कहता है कि सूरजमुखी का तेल जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो यूज करे। क्यों? क्योंकि इसमें लिनोलिक एसिड जो है 68% के करीब पाया जाता है। तो यह जो है धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। आपकी जो धमनियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा तो आपके दिल पे कम प्रेशर पड़ेगा, कम प्रेशर पड़ेगा तो आपको हार्ट अटैक की समस्या कम होगी, सिंपल सी बात है। चलो अगला समझते हैं, दलहनी फसलों में नीपिंग क्यों की जाती है? नीपिंग क्यों करते हैं समझो, बताओ। चने में शीर्ष कलिका को हटाकर शाखाओं को विकसित करने के लिए। देखो चना में 30 से 40 दिन के बाद, चना में
30 से 40 दिन के बाद हम लोग कलिका को तोड़ते हैं, नीपिंग करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो ब्रांच है वो प्रमोट हो, फल अधिक देने लगे, ठीक है। और भेड़ चढ़ाकर भी लोग करता है कभी कभी, कुछ रसायन टीबा होता है, एक आता है ना टीबा, TIBA, इसका भी कुछ यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं। देखो गांव में तो लोग तोड़ ले जाता है, कुछ उसकी सब्जियां बनाता है, कुछ लोग साग बनाते टाइप बनाते हैं ना, तो उसे नीपिंग ही करना कहते हैं। उसमें शीर्ष कलिका को तोड़ दो ताकि अधिक शाखाएं विकसित हो, वो मतलब ऊपर ना जाए, उसके चारों तरफ विकसित हो, ये एक नीपिंग होता है। दूसरा लोग करते हैं कि भेड़ों को चरा देते हैं कुछ जगह पे, ताकि भेड़ ऊपर ला खा जाएंगे, तब भी काम हो जाएगा। और एक काम एक और होता है जो टीबा यूज करते हैं, टीबा अगर रसायन होता है उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगला है सोयाबीन। एक और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, सोयाबीन, मक्का, आलू, तंबाकू। देखो अब इसमें भी बस वही जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप कैसे चूज करोगे। सबसे फेमस आलू का पेरू, सबको पता है आलू कहाँ है, पेरू। अब देखो सी का तीसरा कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन का सबको पता है चाइना है, फेमस है। सोयाबीन कहाँ है, चाइना है। दो कन्फर्म हो गया ना, तो देखो ए का दूसरा किस में है, इसमें है। और अच्छा एक दूसरा तीसरा मतलब एकदम कंफ्यूजिंग कर दिया। तो चलो थोड़ा और देखते हैं ध्यान से। हाँ मक्का का, मक्का तो मैक्सिको है, कहाँ है मक्का, हाँ मक्का है मैक्सिको। चलो तो बी का हो जाएगा आपका पहला, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, समझ गए? ठीक है, तो 15 का आंसर अपना क्या बन जाएगा हम लोग का, बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए 16 का देखते हैं। 16 में क्या है, पपीते में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स एक्सप्रेशन जो होता है पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, उच्च तापमान पर मादा पौधों में क्या परिवर्तन देखा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, पपाया में क्या होता है कि जैसे पपीता का पेड़ है ना, तो हम लोग इसमें कील भी लगाते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर निकल जाए, क्योंकि टेम्परेचर जब इसमें हाई हो जाता है ना, तो इसका जो सेक्स है वो चेंज हो जाता है, ओके, फीमेल से मेल में चेंज हो जाता है। तो इसको चेंज न हो इसके लिए हम लोग कील भी लगाते हैं, ये गाँव में लोकल भाषाओं में किया जाता है। अच्छा समझते हैं कि पपीते में लिंग निर्धारण समय तापमान बढ़ने पर वो क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, वो नर में बदल जाते हैं, जैसे हमने बताया कि हाई टेम्परेचर में वो नर में बदल जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पपीते में जो सेक्स रिवर्सल होता है वो उच्च तापमान और कम नमी होने पर जो मादा फूल होता है वो नर फूलों में बदल जाता है, जिससे फल नहीं बनते हैं। इतना सब समझ में आ रहा है कि फल नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे तो पेड़ लगाने का क्या मतलब है, ठीक है। गन्ने के रस में ब्रिक्स रीडिंग 18 से 20% होने का क्या तात्पर्य है, चलिए बताइए क्या तात्पर्य है। गन्ना परिपक्व है और कटाई के लिए तैयार है, ठीक है। जिसको बहुत स्पीड से देखना है वो 1.5 पे करके देख लो, ठीक है। मेरा काम है कि मैं स्लो में बताऊं ताकि सबको समझ में आ जाए, और पूरी कोशिश है कि मैराथन है। मैराथन का मतलब देखो यह नहीं होता है जब तुम मैराथन में पूरी क्लासेस कर रहे हो, स्टार्ट से अंतिम तक क्लासेस कर रहे हो, मतलब पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो थोड़ा समय लेकर पढ़ो, थोड़ा संयम बनाओ, थोड़ा समय लगाओ कि एक मैराथन। इसीलिए हम लोग सोचो हम लोग ये PPT तैयार करने में कितना समय लगता होगा, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं 3 से 4 दिन पे आप लोगों को एक मैराथन कराएं ताकि एक अच्छा कंटेंट मिले। तो आप लोग का दायित्व बनता है कि आप अस्थीले आराम से पूरे क्लासेस को देखें। दूसरा काम बनता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि यहाँ पर फ्री में GTA का मैराथन, वो भी एकदम एग्जाम लेवल का चल रहा है। आप लोग को भी बेसिक्स कराया जा रहा है, अभी और टफ कराया जाएगा, अभी और टफ कराया जाएगा आपको, एकदम एग्जाम आने से पहले एकदम A to Z तैयार कर दिया जाएगा। और वेट करिए, आप लोग को मैराथन के बारे में ये भी बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज यूज़ किया था। कम से कम हम लोग 25 से 50 बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग के टेस्ट सीरीज से सेलेक्टेड हुए हैं आपके एफ में। नंबर छोटा है बट अच्छा नंबर है, मार्क्स अच्छे वाले, फोटो के साथ आपको पूरा डाटा दिया जाएगा, इंतजार के रिजल्ट आने दीजिए। चलिए तो गन्ने के बारे में बता दिए। देखिए गन्ने में होता क्या है कि जब गन्ना परिपक्व हो जाता है तो उसको हैंड रिफ्रैक्टोमीटर करके मशीन आती है, उससे उसका नापा जाता है। तो गन्ने के जूस की रीडिंग ली जाती है, मतलब जो गन्ना का जूस होता है ना उसकी रीडिंग ली जाती है। तो रीडिंग कितना होता है, 18 से 20% होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स, इसका देखो ब्रिक्स बोलते हैं, इसकी रीडिंग होती है ब्रिक्स बोलते हैं, आना चाहिए। इसका मतलब है कि सुक्रोज यानी कि जो चीनी है वो पूरी तरह से बच चुका है। मतलब देखो मीठा है गन्ना और यूजफुल है, तभी तो गन्ना काटोगे ना, ये थोड़ा मतलब गट्टा गन्ना में भी जैसे मिठाई नहीं है तो क्यों काट लोगे, रस ही नहीं अच्छा रहेगा तो गुड़ अच्छा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना समझते हो क्या आप सब लोग। पूसा रूबी और पूसा अर्ली डार्क, देखो पूसा करके बहुत सारी वैरायटी जाती हैं, पहले ध्यान रखो। दूसरी बात और ध्यान रखो कि कन्फ्यूजिंग वैरायटी, हम लोग पूरी क्लास कराएंगे कन्फ्यूजिंग वैरायटी का। जो कन्फ्यूजन करने वाली वैरायटी होती हैं उनके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है। पूरी क्लास आपको मिलेगी कन्फ्यूजिंग वैरायटी में, बना रहा हूँ PDF बनवा रहा हूँ अपने दोस्तों से, जो भी ये PhD होल्डर्स हैं। हम लोग के सारे काम जो होते हैं जो PhD होल्डर तो उन्हीं से कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस हम खुद करते हैं, सब सही रहता है तभी पढ़ाते हैं। चलो अगला, तो पूसा रूबी और पूसा अर्ली डॉग किसकी वैरायटी है, यह है टमाटर की है। किसकी वैरायटी है, यह है टमाटर की वैरायटी है। अरे बहुत पुरानी किस्म है, बहुत प्रसिद्ध किस्म है दोनों, पूसा रूबी और पूसा अर्ली डॉग। मल्चिंग का क्या उद्देश्य होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबने जाना होगा कि मल्चिंग का क्या कार्यक्रम होता है।
देखो, मृदा का नमी संरक्षण करना और वाष्पीकरण को रोकना, ठीक है, यह होता है। सही है। और मृदा जो तापमान बढ़ाना और खरपतवार नियंत्रण करना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ए और बी। केवल खेत की सुंदरता बढ़ाना, ये गलत है। तापमान कैसे बढ़ाना होता है? जैसे मान लो तुम्हारा ये प्लाट है, इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर की हमने इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की शीट लगा दी। तो जब ब्लैक कलर शीट लगाती है, ये जो धूप होता है, जो सनलाइट होता है, उसको पूरा ऑब्जॉर्व करता है। धूप के अंदर से गर्मी बहुत बढ़ती है और इसके अंदर की जो भी फसल होती है कि छोटे छोटे घास होते हैं वो जल जाते हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो सब जल के मर जाते हैं। और मृदा के अंदर की जो नमी होती है वो भी रुक जाती है, ठीक है। एरोपोनिक्स क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एरोपोनिक्स क्या होता है? बहुत आराम से उम्मीद है सब लोग लगा लेंगे। पौधों को हवा में उगाया जाना और पोषक का जड़ों पर पोषक तत्वों का छिड़काव करना, इतना सबको समझ में आता है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स से पानी में खेती की जाती है, एरोपोनिक्स में हवा में खेती की जाती है, ठीक है। नोजल के जरिए पोषक तत्वों का छिड़काव उसके ऊपर किया जाता है। एक हाइड्रोपोनिक्स होता है, ये भी बता दिए हैं, वह किस में होता है? वह पानी में खेती की जाती है। जैसे मान लो ऐसे एक पाइप ले लेंगे, उसमें बीच बीच में छेद करके अपना अपना फसल लगा देंगे। हाइड्रोपोनिक्स में ज़्यादा खेती किसकी जाती है? जो पत्ते वाली हो, जैसे पालक हो गया, स्पाइनच हो गया, धनिया हो गया, इन सभी खेती हाइड्रोपोनिक्स में की जाती है। अगला, आम में स्पंजी टिश्यू के लिए प्रमुख दैहिक विकार किस में सबसे ज़्यादा लगता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा किस में लगता है आपका? अल्फांसो में। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्फांसो आम की सबसे गंभीर समस्या स्पंजी टिश्यू से झेलता जरूर है और इसका गूदा अंदर से खराब हो जाता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली आम की वैरायटी भी है। और अगर जब उसकी गूदा, जो स्पॉन्जिंग क्या होता है ना, जो आम से पक हो गया तो उसके अंदर सड़ा सड़ा हो जाने लगता है, ठीक है। उसकी जो टिश्यू होती है उसको खराब करते हैं, इसीलिए इसी स्पंजी टिश्यू बोलते हैं। और इसी वजह से इसका जो निर्यात है वो खराब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात करने जाने वाली वैरायटी भी आम की स्पंजी टिश्यू ही है। चलो, फैमिली के अनुसार देखो, ये फैमिली के अनुसार सिंपल लग रहा है, लेकिन कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो थोड़ा एक बार ध्यान समझना कि किसकी फैमिली कौन सी है। तो इसमें कौन सा है? शकरकंद का है। पहला क्या है? शकरकंद का है। तो शकरकंद का क्या होता है? कोनवोलोलेसी, ठीक है, सही है, एकदम सही है। कपास का क्या होता है? मालवेसी, सही है। तिलक क्या है? पेडिलेसी, सही है। सूरजमुखी का सोलेनेसी, नहीं, आलू का सोलेनेसी होता है, बैगन का सोलेनेसी होता है, सूरजमुखी का सोलेनेसी नहीं होता है। सूरजमुखी का कंपोजिट होता है या एस्टेरियसी होता है, ठीक है। जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन जो है वो सोलेनेसी में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, जो गलत है उसे सुमेलित करो। अगला है, क्यूरिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? क्यूरिंग समझते हो क्या होता है? जैसे उसमें जो रंग, स्वाद, गंध के लिए हम लोग करते हैं, तो किस में करते हैं? तंबाकू और चाय में करते हैं। किस में करते हैं? तंबाकू और चाय में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसके पत्तियों में रंग, स्वाद, गंध जो है विकसित हो जाए। चाय में पत्तियों में चाय में फर्मेंटेशन भी किया जाता है। आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या होता है? ईटीएल क्या होता है? सीधा समझना, ईटीएल, ठीक है। ईटीएल क्या होता है? ईटीएल होता है वह लक्ष्मण रेखा होता है जहां हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है ताकि कीटों की संख्या जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है उसके पास ना पहुंच सके। यानी ईटीएल जो क्या होता है? ईटीएल वह लेवल होता है जहां अब आपको कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे अगर जाएगा तो वह जो आपका नुकसान है उस लेवल तक पहुंच जाएगा, इसीलिए ईटीएल लेवल तक आपको कीटनाशक फेंकना पड़ेगा। तो क्या होता है ईटीएल लेवल का आंसर क्या हुआ? कीटों की वह संख्या जिस पर नियंत्रण उपाय शुरू कर देना चाहिए ताकि आर्थिक नुकसान न हो। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? मैग्नीशियम होता है। चलो अगला समझते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को पकड़ने वाला हार्मोन कहते हैं? सबको पता है, इथिलीन को बोलते हैं, ठीक है। इथिलीन एकमात्र देखो प्राकृतिक पादप हार्मोन है, ठीक है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये फलों को पकाने में मदद करता है। एक्सप्लेन के साथ समझते जाओ। आगजी में क्या काम होता है? यह वृद्धि के लिए होता है। जिब्रेलिन क्या करता है? ये लंबाई बढ़ाता है। और साइटोकिन क्या करता है? जो आपका सेल होता है उसके डिवीजन में काम करता है। सबके बारे में जानते जाओ ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन याद करो। इससे होता है मैराथन, इसे बोलते हैं। मैराथन का मतलब नहीं मैं क्वेश्चन आंसर कराते जाऊंगा तो सब कर लेगा, लेकिन सबको मैं समझाते जाऊँ ताकि आप एक क्वेश्चन करो 4 आंसर के साथ 4 एक्सप्लेन करो। यानी 100 क्वेश्चन की अगर ये मैराथन है तो आप 400 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। अब इसी से गुणा कर लो 50 का, 50 मैराथन मतलब समझ रहे हो 2000 क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, 2000 क्वेश्चन करके जाओगे, क्या आप 50-60 क्वेश्चन करने के लिए सोचोगे? सोच लो। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल पे बने रहो सब लोग। बीटी कॉटन में बीटी जीन का जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, यह किस गण में आता है? ठीक है, यह किस गण में आता है? तो यह देखो लेपिडोप्टेरा में है, ठीक है, बैसिलस थ्रियोजेनिसिस होता है। बीटी कॉटन बैसिलस थ्रियोजेनिसिस बोलते हैं इसको है, ये लेपिडोप्टेरा में आता है। थोड़ा एक बार इसके बाद जान लेना, बीटी जीन एक मृदा जीवाणु बैसिलस थ्रियोजेनिसिस निकाला गया है, ठीक है।
यह मुख्य रूप से पता है क्या है, वाल वार्म जो लेपिडोप्टेरा गढ़ होता है उसको उसको मारता है। जो वाल वार्म होता है, जो लेपिडोप्टेरा होता है, उसको मारता है। ये करता क्या है कि जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर चला जाता है और उसके डाइजेशन सिस्टम खराब करता है और उसको अंदर से मार देता है। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है चैनल पे, अपने आप देख लीजिएगा। श्वसन फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में किन पौधों में अधिक होता है और इसे ऊर्जा की बर्बादी क्यों माना जाता है, समझिए। देखिए, ये C3 पौधों में होता है, ठीक है, यह C3 पौधों में होता है। और C3 में कौन कौन पौधे आते हैं, जैसे गेहूं होता है, धान होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ता है, जिससे बनी हुई ऊर्जा जो होती है वो खर्च हो जाती है। ओके, जो ऊर्जा बनता है वो खर्च हो जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। और यही काम जो C4 होता है, C4 समझते हो, जो मोटा होता है C4 जैसे मक्का। तो C4 में यह प्रक्रिया ना के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रूबिस्को रूबिस्को एंजाइम जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। जब जुड़ता है तो जिससे जो ऊर्जा बनी हुई रहती है अंदर है वो खर्च हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसमें ऊर्जा की क्या होती है, बर्बादी होती है। लेकिन ये C4 पौधों में नहीं होता। C4 का एग्जाम्पल पूछा तो जैसे मक्का हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ठीक है। संकरोज हेट्रोसिस का उपयोग फसल सुधार में क्यों किया जाता है, किसको किया जाता है? तो इसका पहला आंसर सही होगा, पैतृक पौधों की तुलना में F1 संतति का श्रेष्ठ होना, ठीक है। क्या होता है कि संकर ओज जो होता है उसमें क्या होता है कि संकर ओज या हेट्रोसिस, क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। जब यह संकर ओज अपने बच्चा अपने माता पिता से उपज में, गुणवत्ता में, प्रतिरोध क्षमता में क्या होता है, वो बढ़िया होते हैं, ठीक है। F1 मतलब समझते हो, जैसे F हो गया तो उसके बाद F1 आएगा, यानी इसी के साथ जो क्रॉस रहता है। तो जो जो हाइब्रिड होता है, जो संकर जो मतलब जो हाइब्रिड होता है वो कैसा होता है, वो अपने माता पिता से, यानी जिससे वो निकलता है उससे वो गुणवत्ता में, उपज में, प्रतिरोध क्षमता में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अगला क्या है, टिश्यू कल्चर में टोटोपोटेंसी का अर्थ क्या है? टिश्यू कल्चर में टोटोपोटेंसी का अर्थ क्या है? तो देखो समझो, टिश्यू पौधों की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप का विकास होने की क्षमता, पौधों का वायरस का मुक्त होना, पौधों का जड़ों में विकास होना, कृत्रिम बीज का निर्माण होना, ठीक है। तो देखो इसका मतलब टोटोपोटेंसी होता है, जैसे मान लो कि एक विधायक जी बोले कि हमें 10,000 पौधे लगाने हैं केला का। तो तुम मुझे बात बताओ, केले का 10,000 नर्सरी तुरंत तैयार कर लोगे? नहीं ना कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करता आदमी है कि केले कर लेगा, उससे छोटे 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 उसके टुकड़े बनाएगा और टोटो उन सब से लैब के द्वारा ढेर सारा केले का पेड़, मतलब एक दो पेड़ से हजारों पेड़ बनाएगा। इसे बोलते हैं टोटोपोटेंसी, यानी उसके एक एक पार्ट से अलग अलग पेड़ बनाना। तो क्या हो गया, पौधों की किसी भी कोशिका से पूर्ण पादप का विकसित करने की क्षमता, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटोपोटेंसी कहते हैं। और अगर शुद्ध भाषा में कहें तो पादप कोशिका की वह क्षमता जिससे एक अकेली कोशिका पूरा पौधा बना सकती है, ठीक है। इसे टिश्यू कल्चर में मतलब पढ़ा जाता है। जो ये टिश्यू कल्चर एक पूरा कह सकते हैं एरिया, सब्जेक्ट एरिया है, उसमें पढ़ा जाता है। मक्के में OPEC2 जीन का समावेश किस पोषक तत्व की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया था? OPEC2 आपने बहुत बार सुना होगा OPEC2 के बारे में। तो देखो ये क्या था, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड दोनों हैं, इन दोनों को बढ़ाने के लिए किया गया था। ओपेक जीन 2 को डालकर शक्तिमान और प्रोटीना जैसे किस्म बनाई गई थी। ये भी याद रखना, शक्तिमान और प्रोटीना जैसे किस्म बनाई गई थी। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाता है। याद रखना कि OPEC2 का कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है कि मक्के में OPEC2 डाल के कौन कौन सी वैरायटी बनाई गई। तो उसमें दो बहुत फेमस थे, एक था शक्तिमाना, एक था प्रोटीना। शक्तिमान था, शक्तिमान देखियो ना। पार्थिनोकार्पी का तात्पर्य क्या होता है? बड़ा होते ही बार बार पूछे जा रहा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या होता है? बिना निषेचन का फलों का विकास करना, ठीक है। मतलब जिसे हम कैसे बोल सकते हैं, बीज रहित फल, ठीक है। जैसा केला है, अंगूर है। अंगूर आपने देखा होना ना, थॉमसन सीडलेस वैरायटी, जो अंगूर सबसे फेमस वैरायटी है थॉमसन सीडलेस। आपने देखा उसमें बीज होता है? नहीं होता है। और केला आपने दिखाई रहो, केला में बीज नहीं होता है। तो ये केला जो है पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है। अगला है, सेल विभाजन के दौरान माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र का मध्य पार्टिका पर व्यवस्थित किया जाता है? तो ये किया था मेटाफेज में। ये कब किया था? मेटाफेज में। तो मेटाफेज की अवस्था में गुणसूत्र जो होता है कोशिका के मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है, समझे। इसे स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए मेटाफेज के दौरान माइटोसिस में सेल विभाजन होता है। माइटोसिस और मायोसिस समझते हो ना, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बढ़ जाना। चलो, गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल है? सबसे अच्छा क्वेश्चन, गोल्डन राइस किसका एग्जाम्पल है? तो ये देखो, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं, म्यूटेशन बिल्डिंग का नहीं, क्लोनिंग का नहीं, यह है बायोफोर्टिफिकेशन का, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन समझते हो? बायोफोर्टिफिकेशन
बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फसलों में पोषक तत्व जैसे विटामिन, आयरन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। उसमें क्या बढ़ाया गया था? उसमें बढ़ाया गया था विटामिन ए। ठीक है, विटामिन क्या बोलते हैं हम लोग हैं? बीटा कैरोटीन। क्या बढ़ाया गया था? बीटा कैरोटीन। चलो आगे समझते हैं। पौधों में एपिकल डोमिनेंस के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एपिकल डोमिनेंस, अभी देखो मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी का जैसे जिब्रेलिन है तो क्या करेगा? वो आप करेगा लंबाई बढ़ाने का काम। और एफसी क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन क्या करेगा? कोशिका का विभाजन। ठीक है, एब्सिक एसिड क्या करेगा? वो वृद्धावस्था लाता है। चलो यहाँ तक पढ़ लिए। अब अगला देखो, अब सॉइल साइंस के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिकनी मिट्टी की जलधारण क्षमता बलुई मिट्टी से अधिक होती है। तो कथन क्या कर रहा है? चिकनी मिट्टी में, अरे कारण क्या कर रहा है? चिकनी मिट्टी में पोर स्पेस जो है, पोर स्पेस जो है कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। चलो समझते हैं इसका क्या कह रहा है, ये थोड़ा माइंड लगाओ। तो पहला क्या कह रहा है कि चिकनी मिट्टी में जलधारण क्षमता बलुई मिट्टी से अधिक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही है क्योंकि उसमें जो पोर स्पेस होते हैं ज़्यादा होता है। दूसरा, चिकनी मिट्टी में पोर स्पेस और कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। तो दोनों सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, पीएच, थोड़ा गलती लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान का। पीएच, पीएच पैमाने पर यदि किसी मृदा का मान 8.5 है, विनयमशील ईएसपी, विनयमशील सोडियम प्रतिशतता 15 से कम है, विद्युत चालकता ईसी, ठीक है, 4 डीएस पर एम है, से अधिक है, तो वह मृदा क्या कहलाएगी? ठीक है, वह मृदा क्या कहलाएगी? तो वह मृदा क्या कहलाएगी? वह मृदा कहलाएगी आपकी लवणी मृदा। ठीक है, सैलाइन सॉइल। इंग्लिश में बोलना अच्छा है, हिंदी में थोड़ा सा सैलाइन सॉइल। ठीक है, सैलाइन सॉइल इसको बोलेंगे। तो तीनों समझ लो। सैलाइन सॉइल क्या होता है? देखो सैलाइन सॉइल में क्या होता है, जो पीएच होता है वो तुम्हारे 8.5। ठीक है, और जो ईएसपी कितना हो जाता है आपका? ये भी 15 के आसपास होता है। और ईसी कितना बोलेंगे? 4 से ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैलाइन सॉइल। और ऐसे तुम्हें क्षारीय सॉइल का पूछ लेगा। क्षारीय सॉइल क्या हो जाएगा? उसका पीएच कितना होता है क्षारीय सॉइल का? उसका देखो पीएच होता है 8.5 से ज़्यादा। ठीक है, और इसका ईएसपी वही, ईएसपी कितना हो जाएगा इसका? 15। एक रुको, मैं ऐसे पूरा इसका चार्ट ही बनाता हूँ, आपको एक लिख लो चार्ट। देखो, एक होता है लवड़ी सॉइल, ठीक है, सॉरी, एक होता है सैलाइन, एक होता है अल्काइन, और एक होता है दोनों का मिक्स करके। ठीक है, लवड़ी क्षारीय से मिक्स बोलते हैं। तो देखो पीएच इसमें कितना होगा? इसमें पीएच होगा 8 इसमें पीएच कितना होगा? 8.5 से कम रहेगा। ठीक है, इसमें जो ईएसपी होता है, ईएसपी जो होता है, रुक जाओ, ईएसपी मत लिखो, राइट वाले लिखो। जो इसमें ईएसपी होता है वो आपके 15 से कम होता है। और इसमें जो आपका ईसी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, वो आपका कितना होता है? वो 4 से ज़्यादा होता है। ये होता है सैलाइन सॉइल में। अल्कलाइन सॉइल में जस्ट अपोजिट कर लो, 8.5 से ज़्यादा हो जाएगा इसका आपका पीएच, और ईएसपी से कितना हो जाएगा? 15 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी उल्टा कर लो, इसी क्या हो जाएगा? 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ये आपका हो जाएगा पीएच, ये हो जाएगा आपका ईएसपी, और ये आपका हो जाएगा ईसी। ठीक है, इस तरह से चार्ट बना लो चाहो तो अपना, अपने हिसाब से लिख लो। ये हो गया। ठीक है, और लवड़ी छाड़ी का सवाल पूछ ले तो इसमें तीनों का मान अधिक होता है, बस यही अंतर होता है। चलो अगला 38 से आते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर आते हैं। पौधों में उपलब्ध जल अवेलेबल वाटर को मृदा में किस दबाव में नापा जाता है? यह देखो क्वेश्चन ध्यान रखना, 2-3 इसमें होते हैं। एक होता है अवेलेबल वाटर होता है, एक होता है अनअवेलेबल वाटर होता है, एक कैपिलरी वाटर होता है, एक हाइग्रोस्कोपी वाटर होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा एक व्यू ले लेना, एक याद रखना। तो पहला अवेलेबल वाटर कहाँ होता है? 1/3 से लेकर 15 बार के बीच में होता है। बार में नापा जाता है प्रेशर, यह ध्यान रखना, बार में नापा जाता है प्रेशर। ठीक है, चलो। और अगर कहेंगे ये इसका मतलब इसे एक्सप्लेन करना चाहोगे तो कैसे होता है? तो फील्ड कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी 1/3 होता है। और बिल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वो 15 बार होता है। तो इसके बीच में जो पानी होता है उसे हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, यानी FC
फील्ड कैपेसिटी से लेके बिल्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है, उसे बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो पानी होता है, इन दोनों जो बीच में पानी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अवेलेबल वाटर। हाँ, निम्न से कौन सा उर्वरक विस्फोटक के प्रकृति का होने के कारण अप्रतिबंधित या कम उपयोग में किया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, यह देखो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, एकदम विस्फोटक का स्वभाव होता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित ही कर दिया गया है, या बहुत कम ही यूज में मिलता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के संदर्भ में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। लैग हीमोग्लोबिन, देखो लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो एंजाइम होता है ना, नाइट्रोजीनियस जिसे बोलते हैं, तो वो ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? वो संवेदनशील होता है। ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो इससे जो लैग हीमोग्लोबिन होता है, गुलाबी रंग का होता है, तो ऑक्सीजन को सोख लेता है ताकि प्रक्रिया चलती रहे। ठीक है, ऑक्सीजन को सोख लेता है इससे ताकि प्रक्रिया चलती रहे। इससे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर का कार्य करता है। स्कैवेंजर समझते हो ना? स्कैवेंजर का काम करता है। फिर समझाता हूँ। देखो, जो ये होता है तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो जो एंजाइम होता है नाइट्रोजीनियस, ठीक है, तो वो जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है गुलाबी रंग का, वो ऑक्सीजन क्या करता है? वो सोख लेता है ताकि प्रक्रिया तुम्हारी चलती रहे। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई का छिड़काव विधि स्प्रिंकलर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त है? स्प्रिंकलर, जहाँ पर अनडिलूटेड है, असमतल, जैसे ऐसे से जमीन है, ऐसे से, तो हमने यहाँ स्प्रिंकलर लगा दिया तो यहाँ पर ही पानी आ जाएगा, यहाँ पर ही पानी आ जाएगा, यहाँ पानी आ जाएगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, सॉरी। तो अनडिलूटेड, ठीक है, जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन हो, जहाँ समतल करना संभव नहीं होता है, रेतीली जमीन हो जहाँ पानी जल्दी नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर स्प्रिंकलर लगाते हैं। इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर खेती की जाती है। मृदा में स्थूल घनत्व, बल डेंसिटी बनने पर मृदा की पोरोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को कि जब बल्क डेंसिटी बनती है तो जो पोरोसिटी होती है वो कैसी होगी? तो पोरोसिटी घटती है। ध्यान रखना, पोरोसिटी यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर पोरोसिटी घटती है। बल्क डेंसिटी बढ़ने का मतलब जो मिट्टी का कंपैक्ट है, जो मिट्टी है वो कैसी होगी? वो सख्त हो जाएगी ना। जब मिट्टी सख्त हो जाएगी तो इसके बीच का जो पोरोसिटी है, जैसे ये मिट्टी ऐसे 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 इसका सॉइल था और अब एकदम ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई। और समझाओ, जैसे मान लो ये अणु एक यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, ठीक है, हमने दोनों तरफ से प्रेशर लगा दिया, अब इसकी अणु ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, अलग ऐसे हो गई, मतलब एकदम पास पास हो गई, तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई ना। तो जब डेंसिटी कम होगी तो इसकी जो बीच का स्पेस है वो भी तो कम होगा ना भाई मेरे। तो इसका मतलब है कि पोरोसिटी घटती है। बड़ा ध्यान समझना, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चा। तो पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी घटती है। चलो, अगला क्वेश्चन, अमोनिकल उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट। देखो, उर्वरक के बारे में पूरी क्लास की जाएगी, बहुत डाटा आता है कि कितने में किसमें कितना नाइट्रोजन है, किसमें कितना फास्फोरस है, P2O5 कितना, सब अच्छे समझाया जाएगा सॉइल साइंस में। तो अभी यहाँ पर यह समझो कि अमोनिकल उर्वरक जो होता है आपका, अमोनियम सल्फेट का जो प्रयोग किया जाता है वह रिड्यूस जोन में करने की सलाह क्यों दी जाती है और किस फसल के लिए दी जाती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ये खास तौर से धान में दी जाती है, पहले याद रखना, पहला सीधा बता रहा हूँ, ये धान में दी जाती है। और क्यों? धान के खेत में देखो पानी भरा होता है, पानी भरा होने का ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। कम होने के कारण क्या होता है कि यहाँ नाइट्रेट खाद डालने पर जो नाइट्रोजन गैस होता है बन के उड़ जाएगा, खटाक से ना, पानी में नहीं मिलेगा, गैस में उड़ जाएगा। इसलिए अमोनिकल खाद जो होता है, जो अमोनिकल खाद होते हैं, अमोनिकल सल्फेट से होते हैं, वो मिट्टी से चिपक जाती है, इसीलिए इसको डालना चाहिए। बात समझे? फिर समझाता हूँ। धान खेत पानी भरा होने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी रिड्यूस जोन क्या होता है? पानी जहाँ कम होती है, यहाँ नाइट्रेट खाद डालोगे, जो नाइट्रेट खाद होता है उसको डालोगे तो वह नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। इसीलिए हम लोग अमोनियम खाद डालते हैं जो मिट्टी से चिपक जाती है और फसल को अच्छे से मिल पाती है। इसका आंसर धान होगा, याद रखना। चलो, वाटर इरोजन का सही क्रम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में है। तो वाटर इरोजन का सही क्रम कैसा होता है? पहले परत, परत कहाँ लिखा हुआ? सबसे ऊपर वाला, पहले परत जाएगा, फिर रील जाएगा, फिर अनालिका यानी गली, ठीक है, फिर अनालिका गली जाएगा, ओके। और उससे भी ज़्यादा सही व्याख्या करोगे तो सबसे पहले था स्प्लेश, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? स्प्लेश होता है। उसके बाद देखो सीट होता है, फिर उसके बाद देखो होता है रील, और उसके बाद जाके होता है गली।
अब तुमको लैंग्वेज समझाऊँ तो जैसे पहले पहले बरसात होती है ना, ज़मीन अभी सख्त है, पानी बरसात हुई ना, तो जब बरसात जैसे ये मान लो ज़मीन है, जब ये पानी की बूंदें ऊपर से नीचे नीचे आती हैं तो ये इससे लड़ेगा तो जो पहली बार मिट्टी पानी के साथ बहती है उसे बोलते हैं स्प्लेश इरोजन। ठीक है, तो बौछार से पहले आया तो बौछार पहले से इरोजन किया, उसकी वजह इसकी ऊपर की पूरी एक परत होती है, वो परत धीरे 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 कमज़ोर हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो हवा से पानी से धीरे धीरे वह बह जाता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही होता है क्योंकि ये सबसे उपजाऊ होता है, सीट इरोजन। सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक इरोजन कौन है, वो सीट इरोजन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, रेल। अब पानी जाते हैं तो यहाँ हल्का का नाली बना देगा, और ज़्यादा पानी जाएगा तो यहाँ बड़ा बड़ा नाली बना देगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में अचल इमोबिल होता है जिसके कारण इसकी कमी लक्षण शीर्ष कलिकाओं पर दिखाई देती है। ओके, तो ये होता है जैसे लाइक डेट तुम्हारा होता है, कैल्शियम भी होता है, बोरान होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, मोबिल होता है, यहाँ पर के है, ये मोबिल होता है, यहाँ पर भी नहीं, तो इसका आंसर बी होगा। तो फिर कैल्शियम और बोरान ही होगा। ओके, यह तत्व पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इमोबिल बोलते हैं, समझे। और मिट्टी में अगर इसकी कमी होती है ना तो जो पौधे का नया पत्ती होता है या शीर्ष कलिका होता है वहाँ दिखाई देता है। अब क्यों, इसको तुम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, मैं समझा देता हूँ। जैसे तुम्हारा यह एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, मान लो हमने यहाँ पर तुमको कैल्शियम बोरान दिया, तो यह इमोबिल है, तो जहाँ रहा वहाँ पर ही रहेगा। तो यहाँ पर तो ये एनर्जी दे दिया, सबको एनर्जी दे दिया, यहाँ पर एनर्जी हल्का हल्का दे दिया, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये इनमोबिल है, तो यहाँ पर तो एनर्जी नहीं मिलेगा, यहाँ एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके लक्षण दिखाई देंगे कि हमें कैल्शियम बोरान की कमी है। इसलिए जो इनमोबिल होता है वह टॉप पे दिखाई देता है, जो मोबिल होता है वो लो पर दिखाई देता है, यानी जो चलल होता है, जैसे कि जो बहुत तेज से भागता है जो भी तत्व वह नीचे जड़ों पर या उसके आसपास दिखाई देता है, इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मृदा निमाण की प्रक्रिया में ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाता है, कहाँ पर है आंसर, ये है, देखो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ह्यूमिफिकेशन जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर जान लेना कि सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। तो इसका सिंपल कर सकते हो कि कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको ह्यूमस से बदलने का काम और ह्यूमस से पोषक तत्व को अलग करने का काम बैक्टीरिया फफूंद करता है। बैक्टीरिया और फफूंद, फफूंद मतलब समझते हो ना, फंगस। तो ये दोनों काम करते हैं। अब ये दोनों काम करते हैं, दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, जानते अच्छे से हो। जो खुली आंखों से दिखे उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ग्रीन मैन्योर में सनई ढैंचा खेती में कब पलटना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लावरिंग की अवस्था में, सबको पता है क्यों, क्योंकि इस समय पौधा सबसे ज़्यादा रसीला होता है, सर्कुलेंट होता है इसको बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उस समय पौधा मिट्टी में जल्दी सड़ जाता है। एसएसपी का क्वेश्चन है सबसे अच्छा। अगर पूछा जाता है खादों में तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, 12% होती है। डाटा एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे होता है, ध्यान रखना। हाँ, इसमें और क्या क्या होता है तो ये भी याद रखो। इसमें एसएसपी में और एसएसपी में P2O5 कितना होता है, ये होता है 16%। ठीक है, P2O5 कितना होता है, 16% होता है। सल्फर की बात पे कितना परसेंट था, 12% होता है। ओके, उसके बाद कैल्शियम इसमें पाया जाता है, कैल्शियम कितना होता है, 19% होता है। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, याद रखना। वाटर यूज एफिशिएंसी में सबसे अधिक किस सिंचाई विधि की होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता जो होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी जो इफिशियंसी अच्छी होती है वो ड्रिम की है, इसका 95% के आसपास होता है। और सबसे ज़्यादा होता कहाँ पर यह पूछे तो महाराष्ट्र में। सब डाटा याद करते चलो, कुछ भी मत छोड़ना। किस मृदा संस्तर सॉइल होरिजन में एलुवियल होरिजन यानी कि वॉशिंग आउट कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, ए को कहा जाता है। किसको कहा था, ए कहा जाता है। जैसे सॉइल होरिजन तुम्हारा है, ठीक है, OABCR, तो होता क्या है कि जब तुम्हारा वॉशिंग आउट मतलब कि ए से कुछ भी तुम्हारा जो भी है वह बी में आ रहा है, ठीक है, A1 में आ रहा है, अगर कहो सिंपल कहो तो A1 में आ रहा है, या ई ओरिजिन में आ रहा है, इसे ही ई भी बोलते हैं हम लोग, ई में आ रहा है, तो इसीलिए ए से निकल रहा है ना, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉशिंग आउट, इसमें से निकल रहा है। ठीक है, समझ गए।
तो और समझाना है तो जो ऊपरी परत होती है उसमें से खनिज लवण पानी के साथ घुल के नीचे चला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वाशिंग आउट जोन कहते हैं। और बी को क्या बोलते हैं, वाशिंग इन बोलते हैं, क्योंकि इसमें से निकल रहा है, ए से निकल रहा है और बी में आ रहा है, तो इसको वाशिंग इन और इसको वाशिंग आउट कहेंगे। चलो आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा पंचायती राज देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव देने वाला बलवंत राय मेहता समिति ने किस मॉडल की सिफारिश किया? त्रिस्तरीय था, जिसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला, ठीक है, मतलब ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष, 3 स्तरीय दिया था, याद रहेगा। और एक बात और याद रखना, यह 1957 में आया था, ठीक है, यह 1957 में आया था। और इसको कैसे बोलते हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति बोलते हैं और जिला स्तर पे जिला परिषद बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं, याद रखना, इसका नाम अलग अलग होता है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, याद रखिएगा। केवीके के बारे में समझते हैं। केवीके के मैंडेट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? चलिए, पहला, ऑन फार्मिंग परीक्षण होता है। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, यह भी होता है। किसानों को ऋण देना नहीं भाई, किसानों को लोन देने के लिए वो बैंक नहीं है, वो रिसर्च सेंटर है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करना, यह भी सही है, ठीक है। तो जो किसानों का, उसका जो केवीके का मेन काम क्या होता है? जो ट्रेनिंग है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका वो मेन काम करता है। किसानों को लोन देने का काम देखो बैंक करता है। जो परीक्षण है, जो रिसर्च है, जो एक्सटेंशन काम है, इन सब के लिए केवीके बनाया गया हम लोग का। इटावा प्रोजेक्ट जिसे भारत में सामुदायिक विकास का अग्रदूत माना जाता है, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? बहुत बार पूछा गया है। यह एल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरुआत किया गया था 1948 में। इसको दिमाग में भाई घुसे डालो, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट, और इटावा प्रोजेक्ट, शांति निकेतन प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट हैं, अच्छे से याद कर लो। इटावा प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? अल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था, ठीक है। कब शुरू किया था? 1948 में। और इटावा प्रोजेक्ट में अमेरिकी आर्किटेक्ट जो थे यह अल्बर्ट मेयर, और इंडिया के द्वारा कहाँ पर? महेवा में। इटावा में भी पूछा तो कहाँ पर शुरू किया गया था? याद आ गया, इटावा में, महेवा में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रख लो। ओके, चलो आगे देखते हैं। और यह जो भारत में सामुदायिक विकास के अग्रदूत मानते हैं, यह अमेरिकन थे, यह भी याद रखिएगा। किसान सम्मान निधि में तहत कौन सा वर्ग लाभ प्राप्त नहीं है? छोटे और सीमांत किसान, सही है। वे किसान जो संवैधानिक पद पे हैं, नहीं होते हैं। केवल 2 हेक्टेयर जमीन तक वाले किसान, सही है। सभी रैयत किसान, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है, सही है, गलत है। जो भी संवैधानिक पद पे है, जो इनकम टैक्स भरता है, वह सब के सब पीएम किसान योजना में नहीं आते हैं। स्कीम से जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए स्कीम के बारे में 1-2 क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोग स्कीम का भी पढ़ते हैं। देखो, एक ही मैराथन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। आप सोचो कि हम एक मैराथन करा दें सर की पूरा फंस जाए, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको कई सारे मैराथन करने पड़ेंगे। हम लोग कहें ना 50 मैराथन का लेके चल रहे हैं डाटा पूरा, और उससे ज़्यादा भी जाएगा, कम नहीं जाएगा। 50 मैराथन होगा, हर 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन पे आपका मैराथन एक हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पब्लिश कर दिया जाएगा कि मैराथन स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग से बहुत विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को जो भी अपडेट रहे चैनल पे वो आपको डायरेक्ट मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। डेमोन्स्ट्रेशन प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मेथड विधि यानी कि विधि प्रदर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो एक्सटेंशन का क्या मुख्य सिद्धांत है भाई मेरे? क्या है? देख कर विश्वास करना? नहीं, यह तो एक्सटेंशन का बिल्कुल मतलब नहीं है। देख विश्वास करना एक्सटेंशन काम नहीं है। करके सीखना, यह सही है। सुनकर सीखना नहीं, पढ़कर सीखना, यह भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। एक्सटेंशन का मेन कहानी क्या है? लर्निंग बाय डूइंग करके है। चलिए, अगला क्वेश्चन, यह बड़ा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कृषि में लागत C2 का अर्थ क्या है, जिसका उपयोग एमएसपी निर्धारण हम लोग करते हैं? तो कृषि में लागत C2 कास्ट प्राइस जो होता है, उसको कैसे डिपेंड करते हैं? तो कैसे करते हैं? केवल नगद खर्च के लिए? नहीं। A2 प्लस पारिवारिक मूल्य के लिए? यह भी नहीं। A2 प्लस FL प्लस अपनी भूमि किराया और पूंजी और पर ब्याज, यह सही है। केवल विपणन लागत? यह भी नहीं है। देखिए, जो इसका सही व्याख्या होता है, यह होता है कि C2 लागत सबसे व्यापक कब होती है? जिसमें नगद का खर्च, पारिवारिक श्रम, खुद की ज़मीन जो है उस पर जो किराया आप ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, तो अगर मैं ज़मीन इसको किसी भी भाड़ा पे था तो मुझे कुछ रेंट मिलता ना इसका, तो उसको भी जोड़ा जाता है। खुद की पूंजी,
अगर मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें काम नहीं करता, कोई और काम करता, तो उसको पैसा आप देते ना, तो उसको भी जोड़ के शामिल किया जाता है। अच्छा, इसको किसने दिया हुआ था, इसकी सिफारिश क्या थी? तो स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी को C2 प्लस 50% देने की मांग की थी। ठीक है, मतलब मांग नहीं की थी, सॉरी, सिफारिश की थी। उन्होंने एक स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी हुई थी जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% यह ऐड करके देने के लिए बोला हुआ था स्वामीनाथन आयोग ने, जो उसको स्वामीनाथन आयोग को जो लीड कर रहे थे वो स्वामीनाथन जी खुद थे। स्वामीनाथन जी का बहुत योगदान रहा है भाई किसानों एग्रीकल्चर में, आप सब याद रखिए उनको। हाँ, गिफिन गुड्स वे होती हैं जिनकी मांग, गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जिनकी मांग, थोड़ा सा आपने शायद सुना हो और नहीं सुना हो तो हम बता देते हैं। कीमत बढ़ने पे घटती है, गलत। आय बढ़ने पे बढ़ती है, ये भी गलत। कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, ये सही है। मांग नियम का अपवाद है यह, और कीमत का कोई पार्ट तो गलत है। देखिए समझिए, गिफिन वस्तुएं बहुत घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, समझे? जो गिफिन वस्तुएं होती हैं वो बहुत घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, सिंपल समझो। जैसे कि बासी ब्रेड हो गया, समझे? बासी ब्रेड हो गया, सस्ता अनाज हो गया, ये सब। ये कीमत बढ़ती हैं तो गरीब व्यक्ति मजदूर इन्हें ज़्यादा और खरीदता है। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो जो गरीब व्यक्ति है मजदूर इन्हें और खरीदता है, क्योंकि यह वह महंगी चीज़, जैसे मांस फसल नहीं खरीद सकता है, तो यह मांग के नियम का अपवाद है। जैसे मैं समझाऊँ तुम्हें अच्छे से, जैसे मान लो कि एक आदमी किसान है, किसान तो छोड़ो, मान लो किसान के पास सब कुछ होता है, मजदूर है, वह रोज का 300 रुपये कमा रहा है, समझे? रोज का वो 300 रुपये कमा रहा है। अब इसको परिवार को चलाना है रोज का, तो वो डोमिनोज का पिज्जा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना, तो उसको ब्रेड मान लो खाना है, वो उसका जो रोटी है वो ब्रेड ही है। तो अगर उसका जो ब्रेड 10 रुपये का आज है, अगर वो कल 12 रुपये का हो जाएगा, तब भी उसको इसी को ही खाना है। जबकि हम लोग का मांग का नियम क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह अपवाद है। इसीलिए गिफन वस्तु क्या होती है, जो मांग का नियम उसका अपवाद होती है। समझ गए होगे? थोड़ा इसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी बच्चा गलती करता है। नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण देता है या निम्नलिखित में से रिफाइनेंस किसको करता है? किसको ये लोन देता है? नाबार्ड से कभी कोई लोन नहीं पास कराता है, याद रखना आप लोग। नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता है, नाबार्ड के पास आपकी फाइल जाती है, वहाँ से लोन सेक्शन होता है, आपके बैंक के पास आती है, फिर बैंक आपको लोन देता है। तो कैसे होता है? पहले केवल राज्य सरकारी बैंक, सही है। केवल क्षेत्रीय आरआरबी, ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंक, ये भी देखो सही है। देखो इसमें सब सही है। नाबार्ड के द्वारा सब में से लोन आता है। जैसे मान लो आप कोई एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हो एग्रीकल्चर स्कीम के अनुसार, तो तुम इसको क्या करोगे? बैंक को दोगे, बैंक इसको करेगा, नाबार्ड को देगा, फिर नाबार्ड बैंक को पैसा देगा और बैंक तुम्हें पैसा देगा, ऐसे होता है। समझ गए? ये पूरा पूरा इसका प्रोसेस हो गया। चलो अगला समझते हैं। थोड़ा माइक इशू चल रही है आज, थोड़ा अगर आवाज़ में कुछ इशू हो तो आप लोग अपना मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा साउंड अपना तेज रखिएगा। ऊपर से खांसी जुकाम ने जो परेशान कर रखा है भाई, क्या बताएं आपको। सहकारी साख समितियां, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मूल ढांचा कैसा होता है? तो कैसा होता है? त्रिस्तरीय, राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, केवल राज्य स्तर, नहीं केवल राज्य स्तर नहीं होता है, केवल सरकार का अधीन, ये भी नहीं होता है, निजी स्वामित्व, ये भी नहीं होता है। पहला हुआ त्रिस्तरीय, जिला स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर और ग्राम स्तर, 3 स्तर होता है। ठीक है, तो 3 स्तर में होता है। तो इसमें कैसे कैसे 3 स्तर में बांट सकते हैं? जैसे देखो, राज्य स्तर पे क्या होता है? राज्य सरकारी बैंक होता है, ओके, एपेक्स बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं, राज्य सरकारी बैंक होता है। जिला स्तर पे क्या होता है? केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक देखा होगा आपने, सहकारी बैंक लिखा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? DCCB करके बोलते हैं इंग्लिश में। और गांव में तो देखा होगा ना, कृषि ऋण समिति होती है, PSCS करके कम इंग्लिश में होता है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं ना, अलग अलग समितियां होती हैं जो छोटे छोटे लोन देती हैं। तो ये त्रिस्तरीय होता है, कोऑपरेटिव बैंक त्रिस्तरीय होता है। सीमांत उपयोग हास्य नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनलिटी के अनुसार, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाई उपयोग करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में क्लास पढ़ा के यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। आप इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको एक क्लास मिल जाएगा, एकदम गजब का डिटेल में समझाया गया है। LDMD क्या होता है, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। फिर भी एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मान लो तुमको भूख लगी, तुमको मैंने एक काजू कतली दिया खाने के लिए, बहुत प्रेम से खाओगे, फिर तुमको एक और दिया, थोड़ा मन करेगा खा लोगे, फिर तुमको एक और दिया, अब मन उतना नहीं करेगा फिर भी खा लोगे, फिर तुम्हें एक और दिया, तब तुम्हारा मन भी नहीं करेगा खाने के लिए और खाने से पहले रुकोगे भी। तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जो यूटिलिटी है, तुम्हारी जो सेटिस्फेक्शन है, वो कम हो रही है ना, तुम्हारी इच्छा गिर रही है ना, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझे? इसी को बोलते हैं, ओके। चलो
अगला, रुक जाओ मिनट, तो इसका आंसर बताते हैं आप लोग का, आंसर तो नहीं बताएं। तो सीमांत उपयोगिता जो है घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता है जो है घटती जाती है। जब हम किसी चीज़ जैसे रोटी है लगातार सेवन करते हैं तो पहली रोटी से जितना संतुष्टि को मिलती है ना, दूसरी से कम मिलेगी और पेट भरने पे शून्य हो जाएगी। इसे ही हार्स नियम कहते हैं या इसे ही लॉ ऑफ डाइमेंसिंग कहते हैं, यानी भाई अब हम संतुष्ट हो चुके हैं, हम नहीं खाएंगे। एफएमडी, एफएमडी देखो इस बार जीटीए में क्वेश्चन आया था एक रोग से, ट्यूबुलोक्लोसिस करके आया हुआ था, यहाँ एफएमडी के बारे में दिए हम लोग हैं। तो एफएमडी, गाय और भैंस में खुरपका और मुंह पका रोग किसके कारण होता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? जीवाणु, खूनी दस्त, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। दूसरा है विषाणु, मुंह और खुरों में छाल पड़ना, अत्यधिक लार बहना, देखो ये सही है, पहला गलत है। कवक से बालों झड़ना, ये भी गलत है। प्रोटोजोआ बुखारना, यह तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला है, देखो मुंह और खुर में छाल पड़ने लगती है, अत्यधिक लार बहती है। तो जो उनके खुरों में छाल पड़ता है ना, खुरों में जो छाल पड़ जाता है उनको चलने में दिक्कत ये पड़ा, खुर फूल जाता है और कभी ये फूट जाता है, फिर धीरे धीरे उनका जान चला जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका एक वैक्सीन भी होता है जो बरसात के समय लगाया जाता है, ठीक है। तो जो एफएमडी होता है एक तरह से संक्रामक और वायरल बीमारी में आता है। इसे पशु लंगड़ा भी कहते हैं, याद रखना। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? इसमें सूक्ष्म पदार्थ ड्राई मैटर कितना होना चाहिए? देखो ध्यान रखना, एक होता है साइलेज होता है और एक होता है हे होता है। हे जो होता है वो सूखा के बनाया जाता है, साइलेज जो होता है उसे गड्ढे के अंदर दबा के सड़ा के बनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है। तो जो गड्ढे के अंदर दबाया था इसमें नमी ज़्यादा होती है, इसमें नमी नहीं होती है, इतना ही अंदर है। चलो, तो साइलेज के बारे में पूछ रहा है तो साइलेज के बारे में पूछता है कि साइलेज इंपॉर्टेंट है, हे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखो रसदार फसल होना चाहिए, सर्कुलेंटेड फसल होना चाहिए। तो इसका रसदार बरसीम, बरसीम में 15 से 20%, नहीं नहीं नहीं। मक्का मोटा तने वाली 30 से 35%, ठीक है। धान की पुआल बिल्कुल नहीं भाई, जई बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइलेज के लिए, बेस्ट बनाने के लिए साइलेज जैसे अचार समझो। अपने यहाँ अचार देखियो तेलों में डाल दिया जाता है, तुरंत खाते अच्छा लगता है क्या? उसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहने दो, पकने दो, उसके बाद खाओ तो कितना स्वादिष्ट लगता है। उसी तरह से साइलेज होता है। साइलेज में कार्बोहाइड्रेट वाली फसल से मक्का, ज्वार ये सब अच्छी होती हैं और इसमें नमी जो होती है 65-70% और शुष्क पदार्थ जो होता है 30 से 35% होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पर ड्राई मैटर पूछ रहा है, ये मत कर देना कि नहीं 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 भैया यहाँ पर ड्राई मैटर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज तो ठीक ठाक रहता है नमी का, तो यही धान की पुआल लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, 65 से 70% नमी होनी चाहिए। कितना? 65 से 70% नमी होनी चाहिए। और जो इसमें शुष्क पदार्थ जैसे ड्राई मैटर बोलते हैं वो कितना होना चाहिए? 30 से 35%। इसमें ये दो चीज़ याद रखना। इसमें हमेशा सर्कुलेंटेड जो क्रॉप होते हैं उसका यूज करते हैं। सर्कुलेंटेड मतलब जैसे जो रसदार क्रॉप होती हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, ये सब, ठीक। पशुओं में वीर्य, सीमन के भंडारण के लिए तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? इसका तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 196 होता है, ठीक है, -196 होता है, याद रखना। इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तक काम करते हैं। दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दूध का पास्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? तो दूध में वसा बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। सही प्रकार के रोग जनों को नष्ट करने के लिए और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए? सही है। दूध में मीठा बढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्रीमी करने के लिए? भी बिल्कुल नहीं। तो पहला होगा, दूध में पास्चुराइजेशन करने का मेन काम होता है कि इसमें जो भी कीट पतंगे वो नष्ट हो जाए। इसको पहले दूध को बहुत तेज़ गर्म करते हैं, फट से ठंडा करते हैं, ताकि जो हानिकारक बैक्टीरिया है जैसे टीबी टाइफाइड वाले होते हैं वो सब मर जाते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है? कुक्कुट पोल्ट्री में जो कॉकडिसियस या खूनी पेची जिसे बोलते हैं, बड़ा फेमस एक रोग है, तो उसका कारण क्या होता है? ठीक है, उसका कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? एमिया स्पीसीज, सही है। वायरस नहीं, जीवाणु नहीं, सभी तो बिल्कुल नहीं, विटामिन कमी बिल्कुल नहीं। तो प्रोटोजोआ बेस होता है, ठीक है। तो जो यह बीमारी होती है यह उनके आतों में होता है, जो मुर्गी होती है ना उनका आतों में होता है। इसमें इमीरिया नामक प्रोटोजोआस होता है, इसमें मुर्गियाँ जो होती है खूनी दस्त करने लगती है, मर जाती हैं। चलो अब आप लोग का इम्पोर्टेंट क्लास कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है। इस बार कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन उसने इतना भयानक पूछा था कि जो लड़का किया तो उसे पता है कि 7-8 क्वेश्चन करने में कूल हो गया था। चलो देखते हैं क्या लिखा है।
पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है और जिसमें बिजली बंद होने के बाद डाटा मिट जाता है। इसका याद रखना राम। ठीक है, राम। रामायण देखिए सब लोग, पहले गाँव में रामायण आता था, टीवी पे बहुत अच्छा प्रसिद्ध शो था। लेकिन जब तुम रामायण चल रहा है, लाइट कट गई तो रामायण कट गया ना भाई। लाइट चली गई, पहले इन्वर्टर नहीं था मालिक, पहले लाइट ही थी। लाइट गई तो रामायण गया। राम जी गए वहाँ, सीता वो गए, तीर चलाया राम जी, रावण को लगेगा तो लाइट चली गई। अब लोग बैठ के गरियाते थे लाइट वाले को कि साला रावण को मरते तो दिखा देते कम से कम। तो ऐसे ही याद रखना, वोलेटाइल मेमोरी जो बिजली बंद होने तुरंत खत्म हो जाती है। जैसे राम राम होता है, रामायण का राम, ऐसे ही है राम। ये ट्रिक याद रखना, हमेशा याद रखेगा। तो नॉन वोलेटाइल में कौन हो जाएगा, रूम हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। ठीक है। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, इधर पूछा था। आईपी एड्रेस में i4 में कितने बिट्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी पूछे जैसे होता है 192.168.1.1, ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर कोई पूछे एग्जाम्पल बिट के, तो ये ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। और अब नया आईपी एड्रेस आ गया है, अब IP6 आ गया है ना, पहले IP4 चलता था, अब V6 आ गया है, IPv6 आ गया, तो इसमें देखो 128 बिट होता है। दोनों मंत्र याद रखना। IPv4 पूछ रहा है तो उसमें 32 बिट का होता है, लेकिन IPv6 का अगर कोई पूछेगा तो उसमें कितना होता है, 128 होता है। ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य निर्धारित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट का निर्धारित करता है। कंप्यूटर गणना करती नहीं। कम क्या मानव मशीन जैसा बुद्धिमत्ता है, ये सही है। देखो आर्टिफिशियल AI जो आया है, AI का क्या काम है, AI काम है कि जो आपकी जरूरत तरह सोच सके और आपका काम कर सके। तो सिंपल सी बात है। तो जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है उसमें क्या देखते हैं कि क्या मानव मशीन से सोच पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मानव तरह बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगला, MS एक्सेल में सेल को लॉक करने के लिए यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे लॉक करते हैं, अगर ये वैसे पूछ ले तो जैसे मान के चलो कि तुम्हें A1 का लॉक करना है, तो ऐसे लिखोगे $A$1, ऐसे लिखोगे तो जो A1 रो होगा, जो A1 होगा वो लॉक हो जाएगा। समझ गए, ऐसे लॉक करते हैं। अच्छा, हमने जो ये एक चीज़ को नहीं बताया, इसमें एलन ट्यूरिंग का नाम आया था ना, ट्यूरिंग का। तो देखो एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ये टेस्ट बनाया था। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ना, ये उन्हीं के नाम पे है। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ AI भी बोलते हैं। और एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ये ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था, याद आएगा, बताते हैं आपको। चलो अगला, निम्न के कथनों विचार कीजिए। क्या कह रहा है, कंपाइल पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड बदलता है। इंटरप्रेटेटर जो है लाइन दर लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों सही का है। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में बदलता है, और जो इंटरप्रेटेटर होता है जो लाइन दर लाइन जो होता है वो प्रोग्राम को पढ़ता है। अगला है फिशिंग का अर्थ। फिशिंग का क्या अर्थ है, फिशिंग मतलब समझते हो, अब इंटरनेट पे मछली पकड़ना ऐसा होगा क्या, इंटरनेट पे मछली पकड़ना ऐसा होगा क्या, मतलब फिशिंग मतलब तो मछली ही होता है ना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, कार्ड, मित्रों को चुराने की धोखाधड़ी करना, ये बात सही है। देखो फिशिंग करने में जैसे मछली पकड़ना होता है ना, पानी में तो मछली पकड़ रहे हो ना, उसी तरह से इंटरनेट पे जानकारी चुराना। ठीक है, जो तुम्हारा डाटा जैसे तुम्हारा कार्ड है, पासवर्ड है, इन सबको जो चुराता है उसे कहते हैं फिशिंग करना या हैकिंग करना, एक तरह से बोलते हैं, याद रखना। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम था। ठीक है, परम था, परम 8,000 था। तो इसको किसने बनाया था, इसको सीडैक ने बनाया था। किसने बनाया था, सीडैक, पुणे के में सीडैक ने बनाया हुआ था, याद रखिएगा। सीडैक मतलब समझते हो ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर के नॉलेज में फुल फॉर्म होना बहुत जरूरी है। सीडैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। और इसने ही 1991 में परम 8,000 बनाया था, ये भी तुम्हें बता दूँ। 1991 में परम 8,000 बनाया था। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, इसको बनाने में मेन भूमिका किसने थी, विजय भटकर की थी। तो डॉक्टर विजय भटकर को ही सुपर कंप्यूटर के जनक कहते हैं भारत के अकॉर्डिंग। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो डॉक्टर विजय भटकर थे। क्यों, क्योंकि इन्हीं के जो नेतृत्व में सीडैक में पुणे में 1991 में परम 8,000 को बनाया गया था। उससे बहुत अच्छी कंप्यूटर थी, मतलब वर्ल्ड के टॉप सुपर कंप्यूटर में लिस्टेड थी। अब तो पता नहीं किस नंबर पे हम लोग बैठे हुए हैं।
तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ में भी हम लोग फर्स्ट नहीं है। बस बोलने में हम लोग फर्स्ट हैं, जाति के नाम पे लड़ने में फर्स्ट हैं, देशभक्ति के नाम पे लड़ने में फर्स्ट हैं, सीना पीटने में नाम में फर्स्ट हैं। और अगर ढंग से अगर वर्ल्ड में फर्स्ट देखोगे ना, तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भारत में, दुनिया का सबसे गंदा हवा भारत में, दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदगी वाला देश भारत हो गया है, दुनिया में सिविक सेंस के मामले में जीरो। ऐसा कौन सा देश है? भारत टॉप करता है भाई। जहाँ देखो तहाँ थूक दोगे, जहाँ देखो तहाँ टॉयलेट करना शुरू कर दोगे, जहाँ देखो तहाँ कूड़ा फेंक दोगे, नदी में टॉयलेट कर रहे हो, नदी में कूड़ा फेंक रहे हो, हद है यार। रोड पे देखो जहाँ लिखा हुआ है टॉयलेट मत करो, वही टॉयलेट करोगे। मतलब कुछ भी नहीं तमीज रहा है यार। 10 मिनट रुक जाओ, कहीं सही जगह टॉयलेट करो, 10 मिनट रुक जाओ, कहीं सही जगह कूड़ा फेंको, जहाँ कूड़ा फेंकने की जगह है, जहाँ डब्बा लगा हुआ है। बाइक मतलब 4 व्हीलर चल रहे हो, अब बिस्कुट खाए रैपर फेंक दिए, अरे भाई अपने पास रखो, घर जाके अपने डस्टबिन में डाल दो। कितना बड़ा अच्छा, मतलब 4 व्हीलर में एक रैपर रख नहीं सकती, इतना 4 व्हीलर जगह तुम्हारी नहीं है, तब लालच है तुमको 4 व्हीलर लेने के। खैर छोड़ो, कितना बात है सबको होगी। चलो, ब्लॉकचेन तकनीक, ये क्वेश्चन देखो इधर पूछा था। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में लिखित में गुण सही क्या है? ब्लॉकचेन, ठीक है। तो इसमें यह एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज डाटाबेस है, नहीं, इसमें डाटा बदला या हटाया नहीं जा सकता है, सही है। यह केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए उपयोग होता है, गलत है। और क्या है, इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा किया था, ये भी गलत है। देखो ब्लॉकचेन समझो, जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है। एक बार डाटा ब्लॉक चेन में दर्ज हो गया तो उसे बदलना लगभग असंभव होता है, वो एकदम सुरक्षित डेटा हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य घटक क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? सेंसर, नहीं, गलत। कनेक्टिविटी, ये गलत। डेटा प्रोसेसिंग है, केबल टाइप है, ये गलत, ये गलत, ये सही होगा। देखो क्या घटक है, मतलब क्वेश्चन उल्टा इसके बता रहा हूँ। मतलब घटक तो सेंसर है, कनेक्शन है, डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब है, क्योंकि ये सब इंटरनेट से जुड़े हैं ना भाई। सेंसर तो इंटरनेट में होता है ना, सेंसर नहीं होगा तो इंटरनेट कैसे काम करेगा? सेंस करेगा आपको। और कनेक्शन है आपका, तभी इंटरनेट चल रहा है। डेटा प्रोसेसिंग करेगा तभी आपका इंटरनेट है। गूगल को सर्च करते हो, जैसे बताओ कि ताजमहल कहाँ है, तो क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग करता है जाके, ठीक है, तभी तो बताता है ना ताजमहल आगरा में है। लेकिन केबल टाइप राइटर यह इंटरनेट IoT के अंतर्गत नहीं आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? SaaS, सास का पूर्ण रूप क्या हुआ है? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। सास क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। अच्छा, यह है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जहाँ सॉफ्टवेयर इंटरनेट के जरिए मिलता है, जैसे गूगल डॉक्स है, जीमेल है, इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्लाउडिंग में सारा काम अपने आप कर सकते हो, अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स तो क्या है? लिनक्स है। कौन सा है? लिनक्स है। समझो, लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स है। इसका सोर्स कोड, जो सोर्स कोड होता है, जिसका मतलब कोड मतलब जो कोडिंग पीछे लिखी हुई है, ये मुफ्त है। इसे कोई बदल सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट का, जो iOS है वो एप्पल कंपनी का है, MS DOS जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इन लोग का सोर्स कोड नहीं है, याद रखिए। कंप्यूटर नेटवर्क समझे ना, सोर्स कोड क्या होता है? जैसे कोई आपकी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के पीछे कोड लिखे होते हैं, तो इसे सोर्स कोड बोलते हैं। यह ओपन है, इसका आप यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का सोर्स कोड है, जो गूगल का सोर्स कोड है, जो एप्पल का सोर्स कोड है, उसे नहीं ले सकते, क्योंकि उस कंपनी का वो मालिकाना हक है, ठीक है, समझे। अगला अगला क्वेश्चन बताते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया था? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया था? अब सब लोग समझते होंगे फायरवॉल एक ऐसा वॉल जो जल रहा हो। अब मान के चलो कि आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने एक आग की दीवार लगी है, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इसी से संबंधित करके फायरवॉल नाम बना के एक सिस्टम बनाया गया है। फायरवॉल का काम क्या होता है कि सुरक्षा की दीवार करना, जो इंटरनेट से आने वाली ट्रैफिक, जो इंटरनेट से आ जा रहा है मैसेज, डाटा, इन सब की निगरानी करता है। और जो हानिकारक, जो मलिशियस हैं, इसके सस्पिशियस हैं, उनको बाहर करो, उसको अंदर मत आने दो, इसे फायरवॉल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आंसर है? कंप्यूटर गति बढ़ाने के लिए नहीं भाई, ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकने के लिए यही होगा। की लॉगर क्या है? की लॉगर क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। की लॉगर क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस है? नहीं। एक स्पाईवेयर जो कीबोर्ड पर दबाए गए बटन को रिकॉर्ड करता है? ये बिल्कुल सही है। कीबोर्ड को सॉफ्ट करता है? नहीं। कंप्यूटर लॉक करने की चाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा होगा?
की लॉगर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके कीबोर्ड की सभी टाइप की पासवर्ड रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो कोई ने की लॉगर नाम का कोई एक छोटा सा ऐप बनाया और आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, तो आप जैसे ही फ़ोन पे ओपन करेंगे, जैसे ही आप अपना OTP, अपना फ़ोन पे का पासवर्ड, गूगल पे का पासवर्ड डालेंगे, वो उसके पास रिकॉर्ड होता रहेगा, वो यूज कर सकता है। इसे की लॉगर बोलते हैं। ठीक है। बाइनरी सिस्टम का आधार बेस क्या होता है? 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 होता है। अब बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि आप कुछ भी लिखोगे, कंप्यूटर उसको दो ही भाषा में समझेगा। दशमलव का और पूछेगा तो आधार क्या होता है? 10 होता है। 10 लिखा है ना, ये दशमलव का आधार होता है। ठीक है। अगला, भारत सरकार का डिजी लॉकर सेवा उपयोग करने के लिए क्या अनिवार्य है? आधार कार्ड है। अब डिजी लॉकर जब डाउनलोड करोगे, जैसे डाउनलोड करोगे तो आपको अपने आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी होगा। चलिए अगला देते हैं, उत्तर प्रदेश का समान ज्ञान। ठीक है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। पहला है, उत्तर प्रदेश के किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करो। उत्तर प्रदेश में भारतीय कुल खाद्यान्न में प्रथम है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम है, यह भी सही है। प्रदेश में सर्वाधिक तराई क्षेत्र है, प्रदेश में सर्वाधिक तराई क्षेत्र है, तो ये थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में उत्तर सबसे ज़्यादा कैसा क्षेत्र है? गंगेटिक प्लेन है। और मतलब तराई क्षेत्र है, आप रामपुर, पीलीभीत के आसपास जाओगे तो तराई क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कैसा क्षेत्र है? गंगेटिक है। जो हमारी गंगा बीचों बीच लगभग हमारी जाती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है गंगेटिक प्लेन है, वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा खेती, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ इंडिया के हिसाब से नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उपजाऊ खेती मानी जाती है जो गंगेटिक प्लेन है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा। अगला, अब आपके पास दिखा हुआ है कुछ आपके सिटी हैं और कुछ उनके उत्पाद हैं, आपको मैच करना है कि कौन कौन सा उत्पाद उस शहर का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कांच की चूड़ियों के लिए, याद रखना। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। मैच करा लो, कौन सा आ रहा है? बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया है? बहुत सिंपल सवाल है, ये उन्नाव में है। थोड़ा ये फेमस है, इसको थोड़ा याद रखना। नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो है, इसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना, जनगणना जितनी भी क्वेश्चन आएंगे वो 2011 जनगणना के अनुसार आएंगे, क्योंकि उसके बाद से भी तो जनगणना भारत में नहीं हुई है, इसलिए याद रखिए। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? किस जिले में बताइए? गौतम बुद्ध नगर में। किस जिले में थी? गौतम बुद्ध नगर में। तो इस बार आया था भी था, ये आपके GTM में भी पेपर में क्वेश्चन आया था, किस नगर में है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कानपुर नगर आता है, उसके बाद औरैया आता है। महिला की बात करेंगे तो महिला साक्षरता की बात करते हैं तो कानपुर नगर टॉप करता है। थोड़ा यहीं पर लोग लड़के कन्फ्यूज होते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर क्या है? टॉप। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रिहंद परियोजना किस जिले में स्थित है? ये आपका सोनभद्र में है। ठीक है, ये आपका सोनभद्र में है। तो यह एक बात ध्यान रखिएगा कि रिहंद परियोजना जो सोनभद्र में है वो पिपरी नामक स्थान पे है। पिपरी एक जगह है, उसी जगह यह रिहंद नदी पे बनाया गया था। और गोविंद वल्लभ पंत सागर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा झील बना। क्यों झील बना? कि जो पानी निकलता है ना इसमें से, उसको इकट्ठा करने के लिए, ठंडा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि सबसे कम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। अब एग्रीकल्चर वाले हो, इतना तो आप सबको लगाना ही पड़ेगा। देखो, चना, मसूर और अरहर। अरहर तुम्हारा सब 6 महीना चला जाता है, ये दोनों 3 महीने चलाता है। मूंग को 2 महीने तक, 2.5 महीने तक काट लिया जाता है। ठीक है, मूंग होगा इसके अंदर। आगे, उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश में भू राज्य अधिनियम 1901 की धारा 23 के तहत लेखपाल के कार्यों का वर्णन है। वर्तमान में लेखपाल संबल किस विभाग के अधीन आता है? तो जो लेखपाल, देखो लेखपाल विभाग आता है वो आपके राजस्व विभाग में आता है। लेखपाल को हम लोग असिस्टेंट रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, या रेवेन्यू का काम करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कहते हैं इनको, रेवेन्यू। ये जो उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू विभाग है, इसमें इनका मेन काम होता है कि जो जमीन का रिकॉर्ड है, जो आपका खेत है, जो आपका खसरा खेत है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, इनके ऊपर कानून गो होता है, इनका हेड होता है।
तो यह जो काम करते हैं, खेत हर गांव का एक लेखपाल होता है और उस गांव के पूरे खेत का जो डाटा है उसको सही से रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश के बरसात के मौसम में गाया जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कजरी गाया जाता है, ठीक है, और यह मेन रूप से मिर्जापुर और बनारस में गाया जाता है। सावन के महीने में बरसात स्टार्ट में गाया जाता है। पहले गाँव में कजरी बहुत प्रसिद्ध थी, अब तो नहीं हो रही उतने, लेकिन पहले बहुत प्रसिद्ध थी। देखो बिरहा जो है वो भोजपुरी क्षेत्र में होता है। रसिया जो होता है वह आपके ब्रज के समय होता है, होली में, होली के समय ब्रज में होता है। वो ब्रज की होली बड़ा प्रसिद्ध है ना, लठमार होली, तो सब मथुरा के आसपास होता है। तो रसिया भी वही होता है, समझे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो बता रहे हैं आपको हम, कजरी, कजरी इसको याद रखना, ये मिर्जापुर की फेमस लोकगीत है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो है काली कपासली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार पाई जाती है? काली कपासली मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? श्री अन्न पुनरुद्धार योजना। इसमें क्या होता है कि मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यह योजना चालू की है। इसके लिए बजट में भी अलग से प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एकमात्र है तो वह है मथुरा में है। ठीक है, कहाँ है? मथुरा में है। और एक बात याद रखना, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करती है। ओके, हाँ, कीटम झील या सूर सरोवर जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, ये कहाँ पर है? अगर यह लाइव क्लास रहता तो मैं आपसे जरूर पूछता, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। देखो पहले भी कर चुका हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, प्लस माइनस अपना लिखते जाओ, लास्ट में ओवरऑल करो कि आप 70 प्लस किए कि नहीं किए, क्योंकि ये जो पेपर है 70 प्लस के लायक है, इसलिए मैं पहले भी बता रहा हूँ 70 प्लस इसको मान के चलना। आगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? किसान बही योजना कब लागू की थी? 1952 लागू की गई थी। किसानों को उनकी जोत की जानकारी देने के लिए किसान बही या किसान बही योजना 1952 में शुरू की गई थी। जोत बही पहले बोलते थे, उसे किसान बही का नाम दे दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित की गई है? तो यह की गई है लखनऊ में। कहाँ गई है? लखनऊ का एक जानकीपुरम एरिया है, वहीं की गई है। अगला, पश्चिम उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति बहुत अधिक रहा और यहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। ये दोनों बात सही देखो है, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उस हरियाणा आसपास के इलाकों में बहुत जम के आपका हरित क्रांति हुआ और खेती बहुत जम के वहाँ पर भी थी। 96 पे आते हैं। 96 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरमेरिक सिटी कहते हैं? किस शहर को सिरमेरिक सिटी कहते हैं? ठीक है, किस शहर को सिरमेरिक सिटी कहते हैं? तो ये हम लोग बोलते हैं खुर्जा को। खुर्जा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। तो सिरमेरिक समझते हो ना, वही पोट्री का काम, चीनी मिट्टी वाला, चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे हम लोग सिरमेरिक सिटी कहते हैं। चीनी मिट्टी का बहुत ही सामान बनता है। नहीं कुछ देखोगे तो पहले का जो पहले के अभी जो आपके खंभे होते हैं ना, जिसके ऊपर लगे होते हैं इंसुलेटर, जिसको ऊपर से तार गया होता है, तो जो गोल गोल लगा होता है, काला 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 भूरा भूरा, वो सिरमेरिक का ही बना होता है, चीनी मिट्टी का ही बना होता है, समझे। अब बहुत सारे चीनी मिट्टी का बर्तन आता है, चीनी मिट्टी का खिलौना आता है, बहुत कुछ देखे होगे तुम लोग। तो खुर्जा जो वो विश्व के लिए प्रसिद्ध है, इंडिया नहीं विश्व भर में चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पर है? तो देखो भाई लखनऊ में है। ऐसा कोई भी जो सेंट्रल को लेकर है वो लखनऊ में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। अच्छा, कुछ और नाम सुन लो। CDRI जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI क्या होता है फुल फॉर्म? NBRI की बोले तो NBRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई पूछे CIMAP ये क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिकल प्लांट। और एक होता है IISR। ठीक है, ये शुगर का रिसर्च है। अब मैं इन सबका नाम तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? एक होता है CDRI, ये भी है इसमें लिखा हुआ CDRI। ठीक है, NBRI, CIMAP, IISR, ये सब के सब लखनऊ में है, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, और IISR शुगर का रिसर्च होता है। तो ये सब कहाँ पर आपके हैं? लखनऊ में है। चलो, गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है, संबंध किससे है? ये मथुरा और आगरा में पेयजल मतलब पानी पहुंचाने काम करता है, ताकि इन दोनों शहरों में जो पानी की कमी है ये खत्म हो जाए। और ये किस नदी बनी है? सबको पता है, सबसे फेमस नदी वहाँ पर कौन है? यमुना है। तो यमुना पे बनी हुई है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, ये गाजीपुर में है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री मानी ओपीएम। अच्छा, समझ जानते हो लेंसिंग करना? लेंसिंग करना सुने हो ना? ओपीएम में चीरा लगाना, ऐसे अगर कोई फसल है ओपीएम की, चीरा लगाना उस पर, उसे कहते हैं लेंसिंग करना। तो ओपीएम की खेती सबसे ज़्यादा बाराबंकी में होती है, एक फैक्ट याद रखना। दूसरा फैक्ट याद रखना, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में वो अफीम की फैक्ट्री है जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र फैक्ट्री है। दोनों पॉइंट याद करना। लेसिंग किस में की जाती है? चीरा लगाना। लेसिंग किस में मतलब इसमें क्या किया है, सॉरी, ओपीएम में, अफीम में जो चीरा लगाते हैं उसे लेंसिंग बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य वृक्ष से संबंधित नहीं है? चलो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला देखो चरकुला है, ये संबंधित है। दूसरा रसलीला भगवान कृष्ण से संबंधित है, यह है। मयूर नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, यह भी है, ठीक है। अगला है तुम्हारा नटवरी, ये पूर्वांचल का है, इसमें लिख दिए हैं गलती से चलो कोई बात नहीं, कभी मिस्टेक हो जाता है। ये नटवरी कहाँ से है? ये आपके पूर्वांचल से है। एक बात याद रखना, जो नटवरी है, जो नटवरी यह है, ये पूर्वांचल से, ये अहीर समुदाय जो यादव समुदाय होते हैं ना, तो वो उन समुदाय से प्रसिद्ध है। अब इन सभी नृत्य के बारे में क्लास में पूरा पढ़ा जाएगा, और लोक नृत्य जितने हैं पूरे क्लास पढ़ा जाएगा, ठीक है। उम्मीद आप सब लोग को यह जो मैराथन क्लासेस है बहुत पसंद आई होगी। आई होप आप सब लोग बहुत प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दिन भर क्विज कराए जाते हैं, दिन भर क्विज कराए जाते हैं भाई, पेट भर क्विज है। जितना आपको मन करना उतना क्विज करो। नेमरा सुंडा किताब, और उनका त्यान किताब, और एग्रीकल्चर की अलग अलग जो ICR और तुम्हारे IARI के नोट्स हैं, इन सब के नोट्स से कराए जा रहे हैं, TNU के नोट्स से कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन कोई गलती मिले तो बताना, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री में टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले मैराथन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो आप लोग। धन्यवाद।